गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना। द्वारका नाम के गांव में गरीब कॉलोनी और अमीर कॉलोनी साथ साथ ही थे। अमीर कॉलोनी में रहने वाले वर्धन गरीबों को बहुत तुच्छ समझता था। एक दिन वर्धन अपने बेटे ध्रुव के लिए एक रिमोट कार लेके आ रहा था कि तभी गरीब कॉलोनी से जीवन अपने सब्जी के साथ साइकिल में उसके आड़े आया। अरे बेवकूफ, तुम्हें इतनी बड़ी कार सामने से आते हुए दिखाई नहीं देती? इतने खटारे साइकिल को बीच में ले आए। साहब जरा जबान संभाल के बोलिए। ये सड़क सिर्फ आप अकेले के लिए नहीं बनाया गया है, हम भी टैक्स भरते हैं। आपकी तरह हमें भी कोई जरूरी काम हो सकता है। अच्छा, टैक्स भरते हो? 2 रुपए टैक्स भर के 200 रुपए गवर्नमेंट से ऐंठ लेते हो। तुम अपनी तुलना मेरे साथ ना करो। देखा, मैं अपने बेटे के लिए एक रिमोट कार खरीद कर ला रहा हूँ। इसके लिए मैंने 2000 रुपए टैक्स भरा है। और तुम अपने बेटे के लिए क्या खरीदोगे? लकड़ी के 2 पहिए बनाकर उसमें बीच में एक लकड़ी घुसाकर, लो बेटा इसके साथ खेल लो कहकर उसे दोगे। इतना ही ना? वर्धन साहब, आप ये ना भूलें कि आप भी इसी गरीब बस्ती में रहते थे, पर क्योंकि आपने मेहनत से पढ़ाई की तो आप अमीर बन गए। ये भूलकर यूं बात करना आपको शोभा नहीं देता। क्यों बच्चों, बचपन की दोस्ती याद आ गई? तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए एक गर्व की बात हो कि तुम कहो लोगों से कि तुम मेरे दोस्त हो, पर तुम्हें अपना दोस्त कहना मेरे लिए तो शर्म की बात है। कहकर वहाँ से चला गया। वर्धन घर पहुंचकर अपने बेटे ध्रुव को वो रिमोट कार दिखाया। उसे देखकर ध्रुव बहुत खुश हुआ और पिताजी, ये बहुत बढ़िया है, मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। ठीक है, पर बाहर जाकर उन बस्ती वालों के साथ ना खेलना, समझे? तब ध्रुव वो कार लेकर बाहर गया। बाद में वर्धन अपनी पत्नी लक्की से, देखो आजकल चोर बहुत हो गए हैं, इसीलिए मैंने सारे पैसों को हीरो में बदल दिया है और उन हीरो को मैंने ध्रुव के कार में छिपा दिया है। इसीलिए उस कार पर एक नजर रखना। ये क्या, बच्चे की कार में रख दिया तो कहीं वो टूट फूट गया तो तुम क्या करोगे? तुम ऐसे मूर्खता वाले काम क्यों करते रहते हो? कहकर चली गई। अब ध्रुव अपने कार को लेकर जीवन के घर गया और जीवन के बेटे विष्णु को दिखाया। उसे देखकर विष्णु, मेरे पिताजी ने भी मेरे लिए एक कार बनाया है, कहकर उसने सब्जी के ट्रे को पहिए लगाया हुआ कार दिखाया। उसे देखकर ध्रुव, यार विष्णु, तेरी कार भी बहुत बढ़िया है, हम दोनों कार का अदला बदली कर ले। ये सुनकर जीवन, ना ध्रुव बेटे, तुम्हारे पिताजी को ये अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से रिमोट कार लाकर दिया है ना, तुम उसे चलाओगे तो तुम्हारे पिताजी खुश हो जाएंगे। सिर्फ 2 दिन के लिए अंकल, प्लीज, उसके बाद हम अपना कार बदल लेंगे। अगर आप कहे तो मैं अपने पिताजी को ये कार नहीं दिखाऊंगा, इसे छिपा दूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। तब ध्रुव और विष्णु अपने अपने कारों के साथ आराम से खेलने लगे। अगले दिन वर्धन के घर कुछ ऑफिसर्स आए और उसके सारे घर की तलाशी ली। उनमें से एक ऑफिसर, सर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। सुना है आजकल लोग बच्चों के खिलौने में पैसे वगैरह छुपा के रखते हैं। उस हिसाब से इसने भी अभी हाल ही में अपने बेटे के लिए एक रिमोट कार खरीदा है कि तलाशी लेते हैं सर। सर, यूं बच्चों के खिलौने की तलाशी लेना गलत है सर। इतना ही नहीं, आप लोगों ने अभी तक अपना आईडी कार्ड भी नहीं दिखाया, तो मैं विश्वास कैसे कर लूं? अरे अभी जल्दी किस बात की है, सब दिखाएंगे, पहले वो रिमोट कार दिखाओ। तब ध्रुव विष्णु के वो वेजिटेबल कार्ट को लेके आया। तुम्हारे पिताजी ने जो रिमोट कार दिया है वो कहाँ है? वो मैंने पास वाले गरीब कॉलोनी में मेरे दोस्त रहता है विष्णु, उसको दिया है खेलने के लिए। ये सुनकर वर्धन, ध्रुव, तुम जानते हो उसकी कीमत क्या है? तुमने उसे गरीब कॉलोनी में क्यों दिया, बेवकूफ? तभी जीवन वहां पहुंचा और ध्रुव का रिमोट कार उसे दे दिया। उस रिमोट कार को झट से छीनते हुए ऑफिसर ने तलाशी ली और, सर इसमें हीरे नहीं है सर। वर्धन, चुपचाप बता दो कि वो हीरे कहाँ हैं। ये क्या सर, आप तो यूं पूछ रहे हैं जैसे आप ही ने उन हीरों को वहां छुपाया है। कहीं आपने उन हीरों को वहां छुपाया था क्या? अरे तुम हो कौन जो ज्यादा जबान चला रहे हो? जानते हो हम कौन है? क्यों नहीं जानता सर, जानता हूँ कि तुम सब बड़े चोर हो और इस वर्धन को लूटने आए हो। इसीलिए मैं आपको ससुराल भेजने की तैयारी करके ही आया हूँ। 2 मिनट रुकिए, अभी अभी पहुँचते ही होंगे। ऐसा कह ही रहा था
कि वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखकर वो ऑफिसर चोर भागने ही वाले थे कि पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। तब जीवन ने उन हीरो की थैली को वर्धन को सौंपा। उन्हें लेते हुए, यार जीवन, मैंने गरीबों का मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर देना यार। अब से सिर्फ तेरे बेटे और मेरे बेटे दोस्त नहीं है, हम दोनों भी दोस्त हैं। तब ध्रुव और विष्णु अपने अपने खिलौनों के साथ मजे से खेलने लगे। चिकन वाला वर्सेस मटन वाला बॉक्सिंग। शिवरामपुर नाम का एक गांव था। वहां कृष्णा नाम का एक मटन वाला और विष्णु नाम का एक चिकन वाला अपना अपना धंधा कर रहे थे। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। किशन के दुकान पर एक ग्राहक आया। भैया 1 किलो मटन देना। जरूर साहब, 1 मिनट, आपके लिए ताजा लाता हूं, कहकर अंदर गया। तब कस्टमर के पास विष्णु आया। साहब मटन क्यों, अरे चिकन लीजिए ना, फिल्म स्टार यही खाते हैं, आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मटन खाएंगे तो चर्बी बढ़ेगा और हार्ट अटैक होगा, पर मुर्गी को देखिए कैसे उड़ती है, वो खाएंगे तो आप भी उछलेंगे। तभी किशन वहां आया। विष्णु को देखकर किशन, क्यों कमजर्फ, यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं, मैं तो मटन मंद बुद्धि को देखने आया था। इतना ही नहीं, तेरे पास आए इस नासमझ ग्राहक को भी मैं चिकन के गुण बता रहा था। ये सुनकर ग्राहक, क्यों विष्णु, तुम दोनों के झगड़े में मुझे क्यों खींच रहे हो? ज्यादा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा। साहब आपकी तरह मेरा मटन बॉडी नहीं है, चिकन बॉडी है, उछल उछल कर मारूंगा। चुपचाप मेरी बात मानकर चिकन खरीदा तो मुझ में फिल्म हीरो को देखोगे, नहीं तो मेरे अंदर का अमरीश पुरी जाग जाएगा। अच्छा तो बुलाओ अमरीश पुरी को, हिम्मत हो तो मेरे कस्टमर को मार के दिखाओ, तब मेरे अंदर का अमिताभ बच्चन भी बाहर आएगा और दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। मुझे चुनौती देता है तो ये लो, कहकर ग्राहक को एक थप्पड़ मारा। अच्छा तो तू अमरीश पुरी दिखाएगा तो मैं अमिताभ बच्चन दिखाता हूं, कहकर कस्टमर को 2 थप्पड़ मारा। फिर दोनों ने मिलकर कस्टमर को धो डाला। कस्टमर ने जाकर सरपंच से शिकायत की। सरपंच ने किशन और विष्णु को बुलाया। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जान गया हूं। अगर आप दोनों ये जानना चाहते हो कि बकरी महान है या चिकन, तो जंगल में विराजमान स्वामी जी के पास जाओ। तब किशन और विष्णु स्वामी जी से जाकर मिले। उनकी बातें सुनकर स्वामी जी, देखो बच्चों, इस संसार में सब महान हैं, पर वक्त के अनुसार उनकी भूमिका बदलती रहती है। अरे स्वामी जी, ऐसे बेतुकी बातें तो मैं भी सुना सकता हूँ, पर परिणाम दिखाओ, परिणाम। पहले ये बताइए कि बकरी भली या मुर्गी? अरे मूर्खों, ये सब बताने पर समझ नहीं पाओगे, अनुभव करोगे तभी समझ में आएगा, तब मेरे पास दौड़े दौड़े आओगे। जाओ। ये बातें सुनकर किशन और विष्णु वहां से चले गए। दुकान पर ग्राहक के आते ही हर रोज की तरह दोनों लड़ने पर उतर आए। कस्टमर को मारने ही वाले थे कि विष्णु की शक्ल मुर्गी की तरह और किशन की शक्ल बकरी की तरह बदल गए। उन्हें देखकर ग्राहक वहां से हट गया। तब किशन और विष्णु अपनी कल्पना में बॉक्सर में बदलकर बॉक्सिंग रिंग में मुक्केबाजी करने लगे। उन्हें काफी चोट लग रही थी, उनके कपड़े भी फट गए। तब कस्टमर उनसे, बाप रे, मुर्गी राक्षस और बकरी राक्षस आ गए हैं, अरे भागो भागो, कहकर चिल्लाने लगा। तब ये दोनों अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर आए। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हैरान हुए। अरे ये क्या, हम ऐसे कैसे बदल गए? हाँ यार, मेरे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। चलो गांव में जाते हैं, हो सकता है कि अपनी शक्ल बदल जाए। दोनों अपने नए चेहरे के साथ गांव में गए। उन्हें देखकर लोग, बाप रे, मुर्गी राक्षस, बकरी राक्षस, कहकर भागने लगे। भैया अब क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? मुझे लगता है कि ये स्वामी जी का श्राप है, उन्हीं के पास जाते हैं, वही कोई मार्ग बताएंगे। दोनों स्वामी जी के पास गए और अपनी सूरतों को बदलने के लिए मिनती करने लगे।
अब समझ में आया कि संसार में कोई एक महान नहीं होता, वक्त ही महान है। इसीलिए दूसरों में अच्छाई की तलाश करो। अब जाओ। तब किशन और विष्णु फिर से अपने रूप में आ गए। दोनों ईमानदारी से धंधा करने लगे।